हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम में। जैसे कि मैं चैप्टर नंबर 3 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज चैप्टर नंबर 4 है आपका हिस्ट्री का 7th क्लास का द मुगल एम्पायर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड ग्रुप में ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। किस तरह से जो मुगल्स थे उन्होंने भारत पर अपना अधिकार क्षेत्र फैलाना शुरू किया, किस तरह से अपनी टेरिटरी को उन्होंने फैलाना शुरू किया। लेकिन उनको अपनी टेरिटरी फैलाने में बहुत डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है बहुत वहाँ पे एक तो बहुत लार्ज एरिया में फैला हुआ है। सेकेंडली वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे रिलीजन के लोग वहाँ रहते थे और बहुत सारे कास्ट के लोग रहते थे, उनके सबके अपने कल्चर हैं। तो इस तरह से ये सब यहाँ पे अपना टेरिटरी इस्टेब्लिश करना मुगल्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था। बट इसके बावजूद भी उन्होंने अपना अपना टेरिटरी को एक्सपेंड किया। फ्रॉम द लेटर हाफ of the 16th century they expanded their kingdom from आगरा एंड दिल्ली। उन्होंने अपना जो किंगडम है उसको एक्सपेंड किया आगरा और दिल्ली तक भी। अंटिल इन द 17th century दे कंट्रोल नियर बाय ऑल द सब कॉन्टिनेंट। और 17th century तक तो उन्होंने अपने जो सब कॉन्टिनेंट है उसके ऑलमोस्ट सभी जो एरियाज़ हैं उन तक कब्जा करना शुरू हो गया था उनका कब्जा। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस। उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे और गवर्नेंस के आइडियाज़ इम्पोज करने शुरू करे, यानी इम्प्लीमेंट करने शुरू करे। फिर फाइनली आप देखते हैं कि इस टाइम पर प्रेजेंट इंडिया में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब इंडिपेंडेंस डे होता है तो जहाँ से अपना एक भाषण देते हैं वो है रेड फोर्ट इंडिया में। और वो जो मुगल एम्परर थे उनका एक तरह से रेजिडेंस रह चुका है। इंडिया में आप देखेंगे दिल्ली पे मुगल एम्पायर का या मुगल जो स्ट्रक्चर है उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। जो उनकी स्थापत्य कला थी, या उनको बोल सकते हैं हम, जो उनकी या जो उनका आर्किटेक्चर था वो आप इंडिया स्पेशली दिल्ली वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं हु वर द मुगल्स। कि हम बात तो कर रहे हैं मुगल्स के बारे में, बट हु दे आर, वो कहाँ से आए थे, कौन थे मुगल्स। द मुगल वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स। देखिए जो दो बहुत अच्छे वंश थे, उनके वंशज थे मुगल। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान। उनकी मदर की तरफ से वो चंगेज़ खान के वंशज थे। द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया पे रूल किया था, मंगोल। ठीक है। फ्रॉम देयर फादर्स साइड दे वर द सक्सेसर्स ऑफ तिमूर। वो सक्सेसर्स थे तिमूर के। द रूलर ऑफ ईरान, इराक, मॉडर्न टर्की। ठीक है। जो ईरान, इराक, मॉडर्न टर्की से बिलोंग करते थे, कौन, तैमूर। ठीक है। और जो मंगोल्स थे वो चाइना और सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। हावेवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स और मंगोल। क्यों वो लाइक नहीं करते थे कि कोई इनको मुगल बोले या मंगोल बोले। दिस वॉज बिकॉज चंगेज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल। जो चंगेज़ खां था इसने बहुत सारे लोगों का, कहते हैं ना कि नरसंहार किया था, जिस वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे। तो जो मुगल्स थे वो चाहते नहीं थे कि कोई उन चंगेज़ खान के वंशज के रूप में जाने। वो चाहते थे कि उनको तैमूर के वंशज के रूप में जाने। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स, देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। जो उज़्बेक्स थे वो मंगोलों के कॉम्पिटिटर्स थे। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry. जो मुगल्स थे वो प्राउड फील करते थे अपने जो तिमुरिड एंसेस्टर्स से, जो उनके जो तिमूर के साइड के थे। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398। क्योंकि 1398 में तैमूर के जो वंशज थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कब, 1398 में। अब है मुगल मिलिट्री कैंपेन कि मुगल्स ने अपना मिलिट्री कैंपेन किस तरह से शुरू किया था। बाबर
द फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर कौन था? फर्स्ट मुगल एम्परर था। एक तरह से उसने इस्टेब्लिश किया था मुगल एम्पायर। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगान, फरगना के फरगना के एक तरह से जो राज्य था उसका उत्तराधिकारी रह चुका था। कौन? बाबर। इन 1498 फरगना एक अलग क्षेत्र था, वो भारत में नहीं था। व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड, जब वो 12 साल का था तब वो फरगना का उत्तराधिकारी था। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। उसे अपना जो उसका गद्दी थी वो छोड़नी पड़ी, क्योंकि उस पर जो उज़्बेक थे, जो अलग उज़्बेक थे, उन्होंने, जो मंगोल ग्रुप थे यानी उज़्बेक थे, उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया था, उनको उस पर चढ़ाई कर दी थी। आफ्टर ईयर ऑफ वैंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। आफ्टर कुछ सालों तक ऐसे ही घूमने के बाद, मतलब ऐसे ही टाइम पास करने के बाद, उसने काबुल पर एक तरह से वैंडरिंग की, चढ़ाई करी 1504 में। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, इब्राहिम लोदी को उसने डिफीट किया 1526 में, 1526 में, और कैप्चर कर लिया दिल्ली को। ठीक है, दिल्ली पे एक तरह से कब्जा कर लिया, दिल्ली और आगरा पर। और जो वो ये जो जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया था, इसे बोलते हैं पानीपत का, पानीपत का बैटल, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत क्या बोलते हैं इसको? बैटल ऑफ पानीपत, जो 1526 में हुई थी, 1526 में, राइट। इन दिस नेक्स्ट स्लाइड मुगल एम्परर्स दिए हुए हैं सारे। ठीक है, मेन मेन मुगल एम्परर है, पहले हैं बाबर है, फिर हुमायूं है, फिर आपका अकबर है, ठीक है, जहांगीर है और शाहजहां है, देन लास्ट औरंगज़ेब है। देखिए, मैंने एक अलग जो चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है टारगेट जीके विद ज्योति, में मैंने उन सब मुगल एम्परर के बारे में 1 बाय 1 पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। उससे आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में, इस पूरी जो स्लाइड है इसको समझने में आसानी रहेगी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूँगी। ठीक है बच्चे? और मैंने शॉर्ट ट्रिक में ये भी समझाया है उसके अंदर कि किस तरह से कौन सा मुगल मुगल एम्परर पहले आया और कौन सा बाद में आया। इसकी मैंने ट्रिक बनाई हुई है जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहने वाली है। फिर है मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। देखिए, जो मुगल के जो परंपराएं हैं, जो मुगल ट्रेडिशंस थे, उनके उत्तराधिकारी फिर कौन कौन रहे थे? द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइम मैजिनेच्योर। प्राइम मैजिनेच्योर क्या होता है? इसमें होता है कि मतलब कि जो बड़ा पुत्र होगा वही आपका उत्तराधिकारी बनेगा, है ना। वो इसको बिलीव नहीं करते थे मुगल्स, वो डिड नॉट बिलीव इन दिस। कि मतलब क्या होता है कि फादर है, फादर अगर एक्सपायर हो गए तो उसके बाद जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको उनका सारा जो उत्तराधिकार मिल जाएगा। ठीक है, ये इस पर बिलीव नहीं करते थे मुगल्स। वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट, जिसमें जो बड़ा सन होगा वो अपने फादर की जो एस्टेट है, जो उसकी जो सारी संपत्ति है या फिर जो उसका कार्य क्षेत्र है वो संभालेगा। ठीक है, वो इस पे बिलीव नहीं करते थे। इसके विपरीत वो किस चीज़ पे बिलीव करते थे? इंस्टीड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमरुद कस्टम्स ऑफ को पेरेंसरी इनहेरिटेंस। इसे क्या बोलते हैं? को पेरेंसरी इनहेरिटेंस, और ए डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन। इसमें जो भी पावर है, ठीक है, वो सब बेटों में बंटती थी इक्वली। ठीक है, अमंगस्ट ऑल द सन्स। प्री मोगेनिच्योर पे जो मुगल्स थे वो बिलीव नहीं करते थे। वो बिलीव करते थे कि सारी जो भी इनहेरिटेंस है वो सब बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वाली जो टेक्निक थी ये किसके पास थी? ये जो तैमूर के जो कस्टम्स थे ये उन्होंने उससे मांगी थी। इन दिस नेक्स्ट स्लाइड मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। देखिए, जो मुगल्स थे उनके जो रिलेशंस थे, जो और रूलर्स थे उनके अच्छे रहे थे। एक्चुअली क्या था, द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जो भी मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता था वो उनके अगेंस्ट अपनी मतलब एक तरह से कैंपेन शुरू कर देते थे। बट एज अ मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलेंटरली।
जैसे ही वो मुगल्स पावरफुल होते गए, तो जो अदर रूलर्स थे उन्होंने वॉलंटरीली ही मतलब अपने आप से ही उनकी पावर को मानना शुरू कर दिया। द राजपूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स। बहुत सारे राजपूतों ने अपनी जो बेटियां थी उनकी शादी मुगल फैमिली से कर दी एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। और फिर इसके बदले में उनको क्या मिला, उन्हें हाई पोजीशन दी गई अलग जगहों पर। बट मैनी रजिस्टेड एज वेल। पर बहुत सारों ने इस बात का विरोध भी किया था, इसके अगेंस्ट भी थे बहुत सारे। The Sisodia Rajputs of Mewar refused to accept Mughals authority for a long time। जो राजपूत थे, सिसोदिया राजपूत थे, मेवाड़ राज्य के थे वो लोग, उन्होंने रिफ्यूज़ भी किया था बहुत लंबे टाइम तक। वंस डिफीटेड हावेवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। पर जब उनको हरा दिया गया तो मुगल्स ने उनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, उनको ऑनरेबली ट्रीट किया, उनका सम्मान किया। ठीक है, सम्मान से उन लोगों को हराया। गिव देयर लैंड्स वतन्स बैक एज असाइनमेंट, वतन जागीर। और जब वो हार गए तो तब भी उसके बाद भी उन्होंने उनकी जो लैंड थी उसको बोलते थे वतन, उनको वापस दे दिए वतन जागीर बोलकर। ठीक है। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स एनेबल टू मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग एंड चिफ्टिन्स। जिस तरह से वो मुगल्स ना जब किसी से युद्ध करते थे तो उसको हराने के बाद ये कुछ टाइम तक ही रहा, उनकी इंसल्ट नहीं करते थे मतलब। ठीक है, उनको ऑनरेबल ही ट्रीट करते थे। तो इससे क्या हुआ, जो मुगल्स जो उनका इन्फ्लुएंस था, जो मुगल्स की किंगडम का जो इन्फ्लुएंस था, वो लोग काफ़ी खुश हुए उस चीज़ से। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। बट बहुत टाइम तक ऐसा नहीं हो पाया कि बहुत सारे मुगल शासकों ने तो ऐसा किया, लेकिन आगे टाइम पर वो क्या करते थे, किसी को हराने के बाद फिर उसकी इंसल्ट करने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो भी हारा था उसको बुरा लगता था और फिर वो उसके अगेंस्ट, उस मुगल एम्परर के अगेंस्ट ही युद्ध कर देता था, तो दोबारा किसी और से एक तरह से गठबंधन करके या एक दूसरे से मिक्स होके। ठीक है। फिर आपका मनसबदार एंड जागीरदार। देखिए, मनसबदार और जागीरदार क्या था, जैसे जैसे जो मुग़ल एम्पायर था वो एक्सपेंड हो रहा था, फैल रहा था, अब क्या ज़रूरत थी, अब उनको अपने काम को करवाने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। तो इसके लिए क्या करा, फॉर ऑल न्यूक्लियस टर्किश नोबल्स तुरानीज दे एक्सपेंडेड इंक्लूड्स ईरानीज, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप हु दोज हु जॉइन मुगल सर्विस वर कंट्रोल एज मनसबदार। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने इन सब को अपॉइंट करना शुरू करा, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे अफगान है, चाहे राजपूत है, इन सब को अपॉइंट करना शुरू करा और इनसे सेवाएं लेने लगे कि नौकरशाह रहेंगे आप बन के, आप सर्विस देंगे। और उनको क्या बोला गया, मनसबदार। ठीक है, इनको क्या बोला गया, मनसबदार। द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब। देखिए, मनसब क्या था, मनसब इज़ ए रैंक, मनसब एक पोजीशन थी, एक रैंक थी। और जो जिसको ये रैंक मिली हुई थी और जिस क्षेत्र को संभालना था इसके अंदर। ठीक है, द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब। जिसने ये मनसब संभाला हुआ था उसको बोलते थे मनसबदार। ठीक है। इट वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स टू फिक्स। ये ग्रेडिंग सिस्टम था एक तरह से, रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या होता, उन्होंने एक रैंक बनाई हुई थी कि हाँ भाई आप रैंक इस रैंक के होंगे, और जिस रैंक के अकॉर्डिंग सैलरी थी, और सैलरी के अकॉर्डिंग या एक तरह से रैंक के अकॉर्डिंग उनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड ज़ात, न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ात। और ज़ात के अकॉर्डिंग ही उनको सैलरी और रैंक मिलती थी। राइट। द हायर द ज़ात, द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड द लार्जर ही सैलरी। और जितना हायर ज़ात होगी उतनी उसको प्रेस्टिजियस उसको पोजीशन मिलेगी और उसकी उतनी हायर सैलरी होगी। The Mansabdar's military responsibility require him to maintain a specific number of sawar or cavalry मैन। ठीक है। तो मनसबदार के पास ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो मनसबदार जो सौंपे गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो घुड़सवार कैवलरी मैन होते हैं, जो घुड़सवार होते हैं या सवार होते हैं, उनको रखे। द मनसबदार
बॉट हीज कैवलरी मैन फॉर रिव्यूज़, गॉट दैम रजिस्टर्ड। उनको वो जो कैवलरी मैन रखे हैं, जो घुड़सवार रखे हैं, उनको वो देखते थे, उनका पूरा का पूरा कहते हैं एक तरह से मुआयना करते थे, ठीक है, उनको रजिस्टर्ड करते थे, दागते थे उन घोड़ों को। दे हॉर्स ब्रांडेड एंड देन दे रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। और फिर उसके अनुसार उनको इन कार्यों के बाद ही उनको सैनिकों को वेतन के रूप में क्या मिलता था, धन मिलता था। मनसबदार्स रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल जागीर। मनसबदारों को जो सैलरी मिलती थी वो मिलती थी उनकी जो जागीर के ऊपर वो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जो भूमि है, जो जागीर है, उस पर जो उनको रेवेन्यू मिल रहा है उससे उनको सैलरी मिल रही है। रेवेन्यू क्या होता है कि अगर उस जागीर में जो टैक्स लग रहे हैं उस टैक्स से जो पैसा आ रहा है उससे वो सैलरी मिलती थी उनको। विच वर सम वोट लाइक इक्ताज। जो इक्ता आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, इक्ता उसके बराबर उसके जैसे था। बट अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्यूरेटली रिजाइड इन एन एडमिनिस्ट्रेटर लाइक देयर जागीर्स। जैसे जागीरदार क्या थे उसमें, वो इक्तादार जो थे या मुक्ति जो थे वो मतलब अपनी जगह पर रहते थे, लेकिन जो मनसबदार थे दे वर नॉट यू नो दे डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड, वहाँ रहते ही नहीं थे अपनी जगह पर, और एडमिनिस्टर्स देयर जागीर्स, और वहाँ पे ना शासन करते थे डायरेक्ट, ठीक है ना। दे ओनली हैड राइट टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वर कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स। वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वो भी सर्वेंट्स के थ्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जब्त एंड जमींदार्स। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल्स रूलर वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्रीज। देखो पीजेंट्री यानी जो किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर जो उपज आ रही है उस पर टैक्स लगा के, यानी जो टैक्स लगा के पैसा जो आएगा वही उनका मेन सोर्स था इनकम का। किनका? मुगल्स का। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट। ज़्यादातर जगह पे जो टैक्स पे होता था वो रूरल एलाइट यानी जो अच्छे किसान होते हैं, जो ग्रामीण किसान होते हैं लेकिन थोड़े से अमीर होते हैं, उनके थ्रू होता था। दिस इज़ द हेडमैन और लोकल चीफेंस। उसे क्या बोलते थे, एक तरह से मुखिया बोल सकते थे या फिर जो सरदार बोल सकते थे, ठीक है। द मुगल्स यूज्ड एन वन टर्म जमींदार्स to describe all intermediaries, whether they were local headmen of village or powerful chieftains। चाहे कोई लोकल कोई हेडमैन है जो विलेज का या फिर कोई सरदार है, उन सब के लिए वो एक ही वर्ड यूज़ करते थे, दैट इज़ जमींदार्स, ठीक है। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप याइल्ड। जो टोडरमल था वो रेवेन्यू मिनिस्टर था अकबर का, ठीक है। वो हमेशा जो सर्वे करता था क्रॉप का, जो भी खेती हो रही है, तो एक तरह से उन सब का वो जो कृषि की पैदावार हो रही है, कीमतें हैं, इन सब का सर्वे करता था हमेशा 1570 to 1580 तक। ऑन द बेसिक ऑफ दिस डेटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। और इस डेटा के बेस के ऊपर ही सारे टैक्स फिक्स किए जाते थे कि कौन सी क्रॉप कितनी हो रही है, उस पर कितना टैक्स लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। ईच प्रोविनेंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन स्केड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप। और हर इंडिविजुअल क्रॉप के अकॉर्डिंग वहाँ पे उस एरिया को बांटा गया था। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड एज जब्त। और ये जो रेवेन्यू पूरा सिस्टम था जो टोडरमल ने बनाया था, इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है ये जब्त प्रथा, ठीक है, जब्त सिस्टम। इट वॉज प्रीवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड। पर बहुत बार क्या हुआ, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके कहते हैं ना अपोजिशन में भी लोगों ने एक तरह से रिबेल शुरू कर दी थी, विद्रोह शुरू किया था। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्री ऑफ सेम कास्ट अलाइड इन द रिबेल अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। और जो मुगल अथॉरिटी है उसके खिलाफ कुछ किसानों ने या कुछ सेम कास्ट के लोगों ने उन्होंने भी रिबेल शुरू कर दिया था। दीज पीजेंट रिवोल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। और इसकी वजह से जो मुगल एम्पायर था उनके लिए एक स्टेबिलिटी की एक चैलेंज शुरू हो गया था कि वो अपने आप को स्टैब्लिश रख पाएँ, ठीक है। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको चैप्टर क्लियर रहा होगा। तो
मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको चैप्टर क्लियर होगा। ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो में आप पार्ट 2 देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।